जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2027 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें मैथ से मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। और ये कौन सा सीरीज चल रहा है? प्रचंड सीरीज। ठीक है, जो जो अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं कृपया जल्द से जल्द जुड़ जाइए इस सीरीज से और इस सीरीज का लाभ उठाएं। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? 11। जो जो एपिसोड नंबर 10 तक नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के कोचिंग कर सकते हैं, आप वीडियो सबको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आपके लिए क्या होंगे, फायदेमंद होंगे, बहुत ही। ठीक है, अगर आपको मैथ में 90 प्लस नंबर लाना है, ठीक है, तो आप इस सीरीज से आसानी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इस सीरीज का वीडियो देखें, आपको बहुत ही लाभदायक होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ज्यादा ना लेते हुए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट भी जरूर कर दीजिए कि आपको वीडियो किस तरह से लगा। ठीक है, तो देखते हैं इस एपिसोड नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले मां सरस्वती का आशीर्वाद ले लेते हैं, जो हम लोग विद्या की देवी मानते हैं इसे। ठीक है, तो देखते हैं अब सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखेंगे, सबसे पहली बात है कि एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सी बना लेते हैं? समबाहु त्रिभुज। मान लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। जिसकी सभी भुजा यानी कि ये तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। इसी को क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। और इसी का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो देखेंगे ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है कौची? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा को हम लोग ए से लिखते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हमें इसमें भुजा पता है? नहीं। इसमें हमें कोई भी चना का भुजा, सॉरी चना का भुजा कहते हैं, कोई भी इसमें हमें भुजा पता नहीं है। लेकिन एक बात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, अगर हम इसकी ऊंचाई के बारे में बात करेंगे यहां से लेकर के यहां तक, तो इसकी जो ऊंचाई है वह कितना दिया हुआ है? 6√3। कितना दिया हुआ है? 6√3। अब इस ऊंचाई के मदद से हम इसका भुजा ज्ञात कर लेंगे। कौन सी ज्ञात कर लेंगे? भुजा। नामकरण कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि क्या कि हमें दिया हुआ है ऊंचाई, त्रिभुज का कौन सी दिया हुआ है? ऊंचाई। ठीक है, कितना दिया हुआ है हमें ऊंचाई? ये दिया हुआ है 6√3 और हमें चाहिए भुजा। अगर हमें भुजा पता है तभी तो हम निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल, और नहीं तो भुजा नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, क्या कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, हमें दिया हुआ है कितना? 6√3। और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर सूत्र क्या होता है? ये होता है √3/2 इंटू में क्या? ए। √3/2 गुना भुजा। ए, भुजा को हम ए से लिखते हैं तो वही √3/2 गुना भुजा, और ये बराबर का कितना? 6√3। ये आ गया हमारा। हमें चाहिए ए का वैल्यू, तो हम ए को इसी पार में रख देंगे, अब बाकी बात को उस पार में भेज देंगे। उस पार में कैसे देखेंगे? ए के साथ में ये √3 गुना में है तो उधर जाकर के हमारा किस में बन जाएगा? ये बन जाएगा भाग में। ठीक है, और ये दो भाग में, ए के साथ में नीचे में भाग में है तो उधर जाकर के किस में बन जाएगा? गुना में। देखेंगे ये √3 कट जाएगा तो ए बराबर हमारा कितना निकल गया? 6 दूना 12 सेंटीमीटर। यानी कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, और ये भी कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। समझ गए? अच्छा, अब हमें भुजा पता चल गया तो अब क्या हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं? तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है,
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। यही होता है ना सूत्र, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होते हैं कि नहीं। तो यहां से लिखेंगे √3/4 गुना भुजा का वैल्यू कितना है 12, इस पे स्क्वायर, तो 12 गुना कितना हो जाएगा 12। देखेंगे ये 2 दूना 4, 2 की 12 और ये 2 की 12, 6 का 36, 36 गुना √3 करेंगे तो कितना 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कोची निकल गया क्षेत्रफल, और यही हमारा क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया हमारा आंसर। देखेंगे पहला सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी नहीं ना। ठीक है, तो देखेंगे इस तरह से आप लोग सवाल अगर बनाइएगा एग्जाम में तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपसे पूछ भी सकता है। ठीक है, कहता है कि यदि किसी खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के √3 गुनी के बराबर है। ठीक है, अब कहता है किसी खंबे ले लेते हैं। एक होता है खंबा, वो वाला खंबा, ठीक है, जो खंबा समझ गए। एक होता है खंबा को चीज जिसको पाया सब बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज डेट मानते हैं एक खंबा है, मान लेते हैं कि ये इतना सा क्या है खंबा है। कहता है कि किसी खंबे की छाया, अच्छा छाया बनेगा कहीं प्रकाश रहेगा तभी तो हमारा छाया बनेगा। ठीक है, कहता है सूर्य, अगर सपोज डेट मान लेते हैं कि यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, इसका छाया इधर से रोशनी ये दिया, प्रकाश दिया, तो छाया बनेगा कि नहीं। अच्छा इसका छाया कहां से बनेगा, मान लेते हैं कि इतना सा इसका छाया बन गया। ठीक है, इतना सा इसका कोची बन गया, छाया बन गया। ठीक है, अब कहता है कि उसकी ऊंचाई के √3 गुनी के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। अच्छा उन्नयन कोण किसको बोलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो हमारा क्षैतिज रेखा और दृष्टि पटल के जो बीच में जो रहता है उसी को बोलते हैं कौन सा कोण, उन्नयन कोण। देखेंगे ये हमारा क्षैतिज रेखा और ये हमारा दृष्टि कोण, यहां से देखें हम इसको यहां पर। ठीक है, ये जो कोण बना इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण, और इसको हम लोग थीटा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, थीटा से। ठीक है, देखेंगे ये इसको किससे सूचित करते हैं, थीटा से। अब देखेंगे कहता है कि छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के, मान लेते हैं ये ऊंचाई है, यहां से लेकर के यहां तक इसको मान लिए कौची ऊंचाई, ये ऊंचाई है। ठीक है, और ये इसकी छाया है, यहां से लेकर के यहां तक इसकी ये क्या है छाया है। ठीक है, ये हमारा क्या है छाया। अभी इसको हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, देखेंगे ये इसकी क्या है छाया। अब कहता है, ठीक है, देखेंगे लिखेंगे माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितना माने h मीटर मान लेते हैं, जो भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे अब कौची बनेगा छाया। ठीक है, छाया की लंबाई। ठीक है, अब देखेंगे छाया की जो लंबाई हो जाएगा वह √3h होगा। देखेंगे कैसे बोला, बोला कि खंबे की जो ऊंचाई है, खंबे की जो क्या है ऊंचाई है, वह छाया जो है इसका इससे ये 3 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है, ऊंचाई से छाया 3 गुना ज्यादा से बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। अगर ये h होगा तो ये कुछ हो जाएगा √3h, कितना √3 गुना के बराबर है, तो ये h तो ये कितना हो जाएगा √3। जैसे कि सपोज डेट मान लेते हैं अगर इससे बोलता कि ये 3 गुना ज्यादा है, तो ये अगर 1 होता तो ये कितना हो जाता 3, अगर ये 2 होता तो ये कितना हो जाता 6, क्योंकि इससे कितना गुना ज्यादा है 3 गुना। अगर ये h है तो ये कितना हो जाएगा √3h, क्योंकि √3 गुना आपस में क्या है, इससे ये ज्यादा है और उसके बराबर है, ऊंचाई के क्या है बराबर है। तो हमरा अगर ऊंचाई h मान लिए तो छाया की लंबाई कौन सी हो जाएगा √3h। तो ये जो हो गया हमरा, ये कितना हो गया √3h, यहां से यहां तक की लंबाई। इसका नामकरण कर लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको B, इसको C। यहाँ पर 90 डिग्री कौन बनेगा हमरा, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण, और थीटा के जस्ट सामने वाले को भुजा को बोलते हैं लंब, और ये हो गया हमरा कौची आधार। ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं थोड़ा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें ये लंब है और आधार है। अच्छा लंब और आधार किस में होता है,
देखेंगे टेन थीटा में होता है, कॉस थीटा में होता है, सेक किस में होता है? तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे का आधार। क्या होता है? लंब बटे का आधार। हमें चाहिए उन्नयन कोण, यानी कि थीटा का वैल्यू चाहिए, थीटा बराबर वाट। ठीक है, देखेंगे हमें लंब भी पता है, आधार भी पता है, तो क्या टेन थीटा बराबर प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो यहां से लिखेंगे टेन थीटा बराबर कुछ हो जाएगा लंब बटे का आधार। कुछ हो जाएगा लंब बटे का आधार। कोई दिक्कत है? अब देखेंगे यहां से लिखेंगे क्या कि टेन थीटा बराबर लंब कितना h, आधार कितना √3h। अच्छा h से h कट गया तो बचा कौची, यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर 1/√3। अच्छा टेन थीटा में कितने डिग्री कोण का जो वैल्यू होता है वह होता है हमारा 1/√3। तो यहां से लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि टेन 60 डिग्री, सॉरी टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3। तो थीटा के जगह पे कितना है? 30 डिग्री। इसलिए इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। इसका जो उन्नयन कोण हुआ उसका वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं ना? कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर। ठीक है, पहला और दूसरा में अगर किसी को कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। समझ गए? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है कि दो अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है? कहता है कि दो अंकों वाली, ठीक है, कान का वाली नहीं, ठीक है। अब देखेंगे कहता है कि दो अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है? अच्छा दो अंक हमारा कहां से शुरू होता है? दो अंक कहां से शुरू होता है? जैसे कि 10 लिखेंगे, दो अंक 11 लिख दिए, 12 लिख दिए, 13 लिख दिए, डॉट 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 करते करते कहां तक? 98, 99। और जैसे ही 100 लिख देंगे तो क्या ये दो अंकों वाली होगा? ये कितने अंकों वाली हो जाएगा? 3 अंकों वाली। कितने अंकों वाली? 3 अंकों वाली ये हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए 2 अंकों वाले, और वे भी कौची का? किसको किसको लेना है? जिसमें 5 से भाग लगे। जिसमें किससे भाग लगे? 5 से। क्या 10 में 5 से भाग लग जाएगा? यस सर, 10 में 5 से भाग लग जाएगा। 11 में नहीं, 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में नहीं, 15 में यस सर, 15, 20, 25, 30, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 19 बचे, यानी कि 95। कहां तक पहुंच जाएंगे? 95 तक। 96, 97, 98, 99, 100। 100 में तो लगेगा, लेकिन उसमें वे 3 अंकों वाली हो जाएगा, तो वे हमारा होगा नहीं। ठीक है, तो देखेंगे जिसमें समान अंतर दिख जाए तो वे एपी बन जाएगा। और बोला है उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोला है, अगर हम SN बराबर सूत्र लगाते हैं तो n बटे का 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला सूत्र का उपयोग कर लेंगे, अन्यथा नहीं तो ये वाला SN बराबर n बटे का 2 इंटू a प्लस का an, ये सूत्र का आपस में कुछ कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे अब ये दोनों में से हमें क्या चाहिए? n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। इतना चीज तो जरूर चाहिए। अब इसमें हमें n का वैल्यू नहीं पता। इसमें पहले ही बोला हुआ है कि दो अंकों वाली कितनी संख्या, यानी कि दो अंकों वाली कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है, यानी कि इस तरह से के गो है जो कि इसमें 5 से भाग लगेगा। तो n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह से 95 तक आएंगे। टोटल वो पद होगा। तो सबसे पहले हमें n चाहिए। क्या चाहिए? n चाहिए। तो n ज्ञात करने के लिए हम लोग अंतिम पद वाला सूत्र का कोची करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखेंगे यहां से क्या क्या दिया हुआ है। a का वैल्यू कितना है? 10। d का वैल्यू कितना है? 15 माइनस का 10 बराबर का कितना? 5। यानी कि दूसरे पद में पहले पद को घटा देते हैं तो किसका वैल्यू निकल जाता है? d का। इसमें से n का वैल्यू नहीं पता, n बराबर वाट, लेकिन an पता है कितना? 95। कितना है? क्योंकि यही तो अंतिम पद है कि नहीं हमारा, तो अंतिम पद को an बोलते हैं कि नहीं। तो यहां से हम लोग अंतिम पद का सूत्रवा का प्रयोग करके n का वैल्यू को कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो देखते हैं, अंतिम पद बराबर सूत्र लिखते हैं। तो यहां से हो जाएगा हमारा कोची an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन के जगह पे कितना रख देंगे? 95। ठीक है, बराबर ए के जगह पे कितना? 10। एन का वैल्यू नहीं पता, n माइनस 1। डी का वैल्यू कितना है?
5। ठीक है, अब देखेंगे ये 10 प्लस में इधर आकर के किस में, माइनस में, तो ये 95 माइनस 10 बराबर n माइनस 1 और ये गुना में कितना 5। 95 में जो 10 चल जाएगा कितना बचेगा 85 और ये बटेगा कितना हो जाएगा 5 होगा, क्योंकि ये 5 गुना में है तो इधर आकर के किस में बन जाएगा भाग में, और ये बराबर का कितना हो जाएगा n माइनस का 1। ठीक है, अब ये कितने बार में कट जाएगा 17 बार में, क्योंकि 17 पचे 85, तो n माइनस 1 बराबर कितना 17। इसको इस पार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये n बराबर कितना हो जाएगा 17 प्लस का 1, क्योंकि माइनस 1 है उधर जाकर के प्लस 1, n बराबर कितना 18। यानी कि कुल 18 ऐसे पद हैं जिसमें 2 अंकों वाली संख्या जो होगा उसमें 18 को ऐसी संख्या होगा जिसमें 5 से भाग लगेगा, जिसमें किससे भाग लगेगा 5 से। ठीक है, अरे इतना स्लो काम करवाते करना को तो देखेंगे। गर्मी बहुत है, पंखा भी चल रहा है। अब देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हमें क्या क्या पता हो गया, एन भी पता है, ए एन भी पता है, ए भी पता है, ठीक है, डी भी पता है। तो छोटका वाला सूत्र का प्रयोग कर लेंगे तो इससे हमारा कोची आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एस एन बराबर कोची हो जाएगा, ये एन बटे का 2 इंटू ए प्लस का ए एन, यही होगा हमारा। अब देखेंगे यहाँ से तो लिखेंगे एस 18 बराबर 18 हुआ ना, हाँ 18 बराबर कितना 18 बटे का 2 और इंटू ये 10 प्लस कितना ये 95 आएगा हमारा। तो एस 18 बराबर ये 2 नमा 18, 9 बार में कट जाएगा तो ये 9 गुना 95 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 होगा हमारा। देखेंगे 5 और 9 1 10, तो एस 18 बराबर ये कितना हो जाएगा 945। ठीक है, देखेंगे यही यानी कि 2 अंकों वाली संख्या 5 से विभाज्य वाला में सभी का योग ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 945। कितना आएगा 945। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी? अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि द्विघात समीकरण 3y स्क्वायर माइनस 2 रूट 6y प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, यानी उनके प्रकृति को भी बताना है। जैसे कि हमें विवेचक ज्ञात करने के लिए बोला है, विवेचक ज्ञात करने के लिए यानी कि d बराबर जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस पे तो हम इसको बनाइए लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, विवेचक हम तो ज्ञात करिए लेंगे, लेकिन उसका प्राकृतिक भी ज्ञात करने के लिए बोला है। कि प्राकृतिक मतलब क्या, आप लोग पढ़े होंगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए या तो 0 के बराबर आ जाए या तो 0 से छोटा हो जाए तो क्या होता है, उसी को मूलों की प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बड़ा आ जाए किससे, 0 से, किससे 0 से, यहां से वास्तविक मूल तो प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग, दोनों क्या होगा अलग अलग मूल प्राप्त होगा, दोनों क्या होगा अलग अलग, यानी कि भिन्न भिन्न मूल कोची होगा प्राप्त होगा। कब, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, 0 से क्या आ जाए बड़ा आ जाए, बड़ा आ जाए तो बोले तो धनात्मक, बोले तो क्या धनात्मक। ठीक है, धनात्मक बोले तो पॉजिटिव साइन, जैसे कि 5 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इस स्थिति में वास्तविक मूल तो प्राप्त होगा, लेकिन दोनों मूल कोची होगा अलग अलग प्राप्त होगा, यानी कि भिन्न भिन्न कोची होगा प्राप्त होगा। समझ गए यहां तक में? ठीक है, देखेंगे अबरी बार अगर हमरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, किसके बराबर आ जाए 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, कौची आ जाए 0, तो इस स्थिति में भी हमरा वास्तविक मूल तो प्राप्त होगा,
वास्तविक मूल तो प्राप्त होगा, लेकिन दोनों जो मूल होगा, दोनों मूल समान होगा। दोनों मूल क्या होगा? समान होगा। ठीक है, वास्तविक मूल तो प्राप्त होगा, लेकिन दोनों मूल समान होगा। समान बोले तो अगर एगो 2 निकला है तो दूसरा भी कितना होगा? 2 ही होगा। अगर एगो -10 निकला है तो दूसरा भी कितना होगा? -10 होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ, समझ गए? यानी कि दोनों मूल आपस में क्या होगा? समान प्राप्त होगा। अगर हम अगला बारे में बात करें, ठीक है, अगले के बारे में बात करें, अगर हमरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से, यानी कि 0 से छोटा आ जाए, कौन आ जाए? 0 से छोटा, यानी कि इसका जिसका मुहैया जिधर खुला रहता है वही बड़ा होता है कि नहीं? इससे ये 0 बड़ा आ जाए। 0 बड़ा आने का मतलब इसका मान ऋणात्मक, रे इसका मान कौन? ऋणात्मक। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ऋणात्मक आ जाए, कौन आ जाए? ऋणात्मक आ जाए, तो यहां पर कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। कब? जब हमरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किस में आ जाए? ऋणात्मक में। ऋणात्मक बोले तो -1, -10, -20, यानी कि माइनस में अगर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ जाए तो वह हमारा कोची होगा? उसका कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अगर माइनस का 15 लेते हैं तो किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगर ऋणात्मक है तो आप इंटर क्लास में जाकर के, 10वां में नहीं, अपर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे, आयोटा से इसको सूचित करते हैं, वहां पर जाकर के पढ़ेंगे। यहां तक हम लोग सिर्फ समझेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग, अगर किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे तो उसके आगे वाला साइन माइनस कभी भी नहीं आएगा, वह हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। समझ गए? तो देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तो वास्तविक मूल प्राप्त होगा, और दोनों अलग अलग। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो वास्तविक मूल प्राप्त होगा, लेकिन दोनों मूल क्या होगा? समान प्राप्त होगा। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या होता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, कौन आ जाए? 0 से छोटा बोले तो ऋणात्मक, तो उस स्थिति में कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या का वर्ग क्या नहीं हो सकता है? ऋणात्मक नहीं हो सकता है। समझ गए? तो हमें इसका विवेचक ज्ञात करना है, और विवेचक बराबर सूत्र क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। कोई दिक्कत? तो देखते हैं इस सवालों को हम लोग कैसे करते हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे। ध्यान देंगे तो हमें क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 3y स्क्वायर माइनस का 2√6y प्लस का 2 बराबर का 0। इसका कोची ज्ञात करना है? विवेचक। विवेचक ज्ञात बोले तो हमें अब एबीसी का वैल्यू यहां से लिखना है। तो ए का वैल्यू कितना? 3, बी का वैल्यू कितना? माइनस का 2√6, और सी का वैल्यू कितना? प्लस का 2। कितना दिया हुआ है? प्लस का 2। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हमें लिखना है डी बराबर सूत्र। तो डी बराबर क्या होता है? ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अच्छा, b के जगह पे कितना रख सकते हैं? माइनस का 2√6 और इसी पे पावर कितना? 2। अब माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू कितना है? 2। अब यहां से हल कर सकते हैं हम लोग। तो हल करेंगे, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो किसमें परिवर्तन? प्लस में। और ये 2 पे भी पावर 2 है और √6 पे भी पावर कितना है? 2 है। तो 2 को 2 बार गुना कर देंगे, 2 दूना 4, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? 6। और ये माइनस 4 तिया 12, 12 दूना कितना? 24। तो ये 24 और माइनस का कितना? 24 अब बराबर का 0। यानी कि d बराबर जो आ गया वैल्यू क्या आ गया? 0। यानी कि d बराबर क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ गया? 0। और जब इसका वैल्यू 0 आ गया तो वास्तविक मूल तो होगा। ठीक है, वास्तविक मूल तो प्राप्त होगा, लेकिन दोनों समान होगा। दोनों मूल समान होगा। ठीक है, दोनों मूल समान होंगे। ठीक है,
होंगे। यहाँ तक में समझने में किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल। इस एपिसोड नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर लास्ट और बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। एग्जाम में 100% पूछने की संभावना आए आए 100% पूछने की संभावना है। समझ गए? देखेंगे इसमें कौची कहता है कि यदि कौन ए कौन बी एवं कौन सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस ए प्लस बी अपॉन टू बराबर साइन सी बटे का टू। ठीक है, अब देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ। हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, अगर वे कौन ए कौन बी कौन सी अंतःकोण हो, किसी भी त्रिभुज का क्या है अंतःकोण है, तो हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज रहे उनके अंतःकोणों का योग, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री पूरेगा 180 डिग्री। तो यहां से ध्यान देंगे तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, कौन ए कौन बी और ये कौन सी। हमें लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, कोणों का योग। अच्छा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं। अब देखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है, ये कॉस ए प्लस बी बटे का टू अब बराबर क्या है साइन सी बटे का टू। यही हम सिद्ध करना है। इसको इसके बराबर सिद्ध कर देंगे तो हमारा आंसर कोची होगा आ जाएगा। या तो इसको इसके बराबर, इधर वाले को बोलते हैं एलएचएस, उधर वाले को क्या बोलते हैं आरएचएस। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये जो त्रिभुज का कोण है ए बी सी, तो यहां से लिखेंगे ए प्लस बी, देखेंगे ये ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब बराबर का कितना 180 डिग्री होगा। हमारा कितना होगा 180 डिग्री। अच्छा, बराबर किस पार में किसको रखना है, ए प्लस बी को। ए प्लस बी को इसी पार में रख देंगे, बाकी बात को उस पार में भेज देंगे। तो यहां से लिखेंगे क्या कि ए प्लस बी बराबर ये 180 डिग्री माइनस का सी, 180 डिग्री माइनस का सी। लिख सकते हैं इसको कि नहीं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये प्लस में सी था, उधर जाकर के किस में माइनस में। ठीक है, अब यहां से देखेंगे, अब यहां पर इसको हम लोग कोची करेंगे सिद्ध करेंगे। देखेंगे किस प्रकार से। अब यहां पे लिखेंगे कोची लिखेंगे कि LHS बराबर यहां पे लिखेंगे कॉस क्या है ए प्लस बी अब बटे का टू, यही है ना। अब देखेंगे कॉस के जगह पे कॉस रहने के लिए देंगे। ठीक है, ए प्लस बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस सी लिख सकते हैं ए प्लस बी के जगह पे। तो यहां पे लिख देंगे कि 180 डिग्री अब माइनस का सी बटे का टू, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखेंगे, अब इसके जस्ट रिवर्स, ये जो 180 माइनस सी बटे टू लिखे ना, इसके जस्ट रिवर्स पीछे जाएंगे। देखेंगे कैसे पीछे जाएंगे, पीछे नहीं पीछे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कितना 180 बटे का दो और माइनस सी बटे का दो। देखेंगे कैसे, ये दो का एलसीएम कितना दो से दो में भाग देंगे एक बार में, एक गुना 180 करेंगे 180 माइनस है तो माइनस, दो से दो में भाग देंगे एक बार में, एक गुना सी करेंगे तो सी आएगा हमारा इस प्रकार से। अब देखेंगे, अब यहां पे लिख सकते हैं कि कॉस ये दो से कट जाएगा कितने बार में 90 बार में, तो 90 माइनस सी बटे का टू। ठीक है, अब आप लोग पढ़े होंगे पूरक कोण का अनुपात के बारे में। किसके बारे में, पूरक कोण के अनुपात के बारे में। देखेंगे क्या क्या पढ़े होंगे, इस जगह हम समझा देते हैं। ठीक है, उधरे समझा देते हैं, इसको इधर थोड़ा सा घसका लेते हैं। क्या करेंगे, कंप्यूटर थोड़ा स्लो काम करता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लेट लग जाता है, यहाँ पे नहीं। ठीक है, देखेंगे इस जगह हम समझा देते हैं इसको। अगर हमारा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो ये किस में परिवर्तित होता है साइन थीटा में। अगर हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहती है किस में परिवर्तित होता है कॉस थीटा में।
किसमें? कॉस थीटा में। अगर हमरा टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो किसमें परिवर्तित होता है? कॉट में। किसमें हो जाता है? कॉट थीटा में। अगर हमरा कॉट 90 डिग्री और माइनस का थीटा रहती है किसमें परिवर्तित हो जाता है? टेन थीटा में। ठीक है। अगर हमरा सेक 90 डिग्री और माइनस का थीटा रहे तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? कॉसेक थीटा में। अगर हमरा कॉसेक 90 डिग्री और माइनस का थीटा रहे तो किसमें? ये सेक थीटा में। इस प्रकार से परिवर्तित होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या कंडीशन है। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे c/2 है कि नहीं? तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो ये cos के जगह पे क्या आ जाएगा? साइन, और थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा? c/2। और ये किसके बराबर है? ये है RHS के बराबर, जो कि हमको प्रूव करना था। साइन c/2, वही साइन c/2 इसके बराबर आ गया, जो कि हम वहां पर सिद्ध कर दिए, ये प्रूव हो गया। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस प्रकार से आपको सवाल समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। अब बोलिएगा कि सर इंजॉय नहीं आता है पढ़ने में, तो इंजॉय नहीं आता है तो आप लोग ऑर्केस्ट्रा वाला वीडियो देखिए। ठीक है। कमरिया करे लपालप, ठीक है, उगला सब वीडियो देखिए तो आपको बहुत इंजॉय आएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो सीरियस ही होकर के पढ़िए, आपको बहुत इंजॉय आएंगे और समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। ठीक है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। वीडियो किस प्रकार से लगे आपको कमेंट जरूर कर दीजिए, और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही। जय हिंद।